नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज 380वां प्रश्न जो मैंने कल पढ़ा था, वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। आशा करता हूँ कि अभी तक आपने 379 क्वेश्चन जो हमने किए हैं, उन्हें देख लिया होगा और प्रॉपरली रिवाइज़ करने की कोशिश शुरू कर दी होगी। अब 380 से लेकर के 500 जो प्रश्न हैं, वो आपको जनवरी-फरवरी माह के ही मोस्टली मिलेंगे। मैंने आज एक लेक्चर जनवरी माह का अपलोड कर दिया है, जो मंथली बेसिस पर एक यूपीएससी मैगज़ीन के माध्यम से आएगा। उसका आज पहला लेक्चर मैंने बना लिया है और अपलोड भी कर दिया है, जो कि कल या परसों में आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा यूपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं। पहला कहता है कि केरल खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण की मेजबानी कर रहा है। यह पहली बार है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स दक्षिण भारत में आयोजित किए जा रहे हैं। ठीक, कि केरला इज होस्टिंग द 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो पॉइंट यहीं गलत हो जाता है, क्योंकि इसको जो होस्ट कर रहा है वो है तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु इज द स्टेट जो कि इसको होस्ट कर रहा है या किया था। तमिलनाडु वॉज द स्टेट विच होस्टेड दिस गेम। तो ये गलत हो गया है। दूसरा कहता है कि तमिलनाडु के पारंपरिक खेल सिलंबम को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के इतिहास में पहली बार डेमो खेल के रूप में, कौन सा गेम है सिलंबम, और किस रूप में, डेमो खेल के रूप में शामिल किया गया है। तो करेक्ट है ये। सिलंबम इज द ट्रेडिशनल गेम ऑफ तमिलनाडु इज बीइंग इंक्लूडेड एज अ डेमो गेम इन द फर्स्ट टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरी स्टेटमेंट कहता है द मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 इज वीरा मांगई। तो वीरा मांगई क्या है? वीरा मांगई एक महिला है जिनका नाम है वेलू नचियार। और ये जो वीरांगना है वेलू नचियार है, ये औपनिवेशिक शासन के समय ब्रिटिशर्स के विरुद्ध जो है लड़ाई की थी। तो ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है। तो जो मैस्कट या इसका जो शुभंकर है वो क्या है? वीरा मांगई। एक चीज़ ये जाननी है। दूसरा, सिलंबम जो गेम है जो कि तमिलनाडु में होता है, वहाँ का लोकल गेम है, उसको एज ए डेमो गेम इस बार शामिल किया गया है। तो ये दो पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है और हमारे इस सीरीज में शामिल भी हुए हैं। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेंगे कि इसमें जो होगा ओनली 2 करेक्ट हो जाएंगे। हाउ मेनी पूछा है तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। कौन कौन सा? तो प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया। तो पहली पॉइंट तो एक चीज एक्स्ट्रा ये याद रख लीजिए। इसके अलावा 2019 और 36, 29 और 36 में भी ओलंपिक्स गेम की मेजबानी करने के लिए सरकार जो है प्रतिबद्ध है। सरकार चाहती है कि वो भारत में हो। तमिलनाडु खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण की मेजबानी कर रहा है। तो तमिल इट वॉज तमिलनाडु स्टेट विच वॉज होस्टेड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और ये पहली बार है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत में आयोजित किए जा रहे हैं। ठीक है, और ये कहाँ? तमिलनाडु के 4 शहर में, चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर में होंगे। तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है, जिसका नाम है सिलंबम। इसको यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में डेमो खेल के रूप में, डेमो स्पोर्ट के रूप में शामिल किया गया है। इसके बाद दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर जो है वो वीरा मंगई है। रानी वेलू नचियार जो थी, उन्हें प्यार से वीरा मंगई कहा जाता है और भारत की रानी थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक के विरुद्ध उन्होंने युद्ध लड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिना समय गंवाए हम लोग तेजी से खत्म करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको ही पता है ना, मैच आने वाला है और आज फाइनल मैच है। तो आज लेक्चर भी थोड़ा पहले दे देते हैं कि इसे 6 बजे के आसपास में अपलोड कर दूंगा आप लोग की अवेलेबिलिटी के लिए। अपलोड तो पहले ही हो जाएगा, लेकिन 6 बजे से आप लोग को जो है विजिबल हो जाएगा। 6 से 8 के बीच में आप लोग ये लेक्चर देख लेना। 8 बजे से मैच देखना जरूरी है। तो आज शाम में वीकेंड पर सब लोग चिल कर लो, कम से कम मैच जिता दो यार इंडिया को, एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, तो जितने मैच लवर्स हैं कम से कम वो लोग तो लाइक कर दो यार। अब चलो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में समाचार में आए हुए गुरुवायूर मंदिर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री के क्वेश्चंस जो हैं गुरुवायूर आंदोलन को लेकर के पूछे जाते हैं। तो अभी गुरुवायूर मंदिर के संदर्भ में 2 कथन दिए हुए हैं यहाँ पर। 2 statements are given related to Guruvayur temple. First statement is Guruvayur temple, also known as a Dwarka of the South, बिल्कुल करेक्ट है, is dedicated to the youthful form of Lord Vishnu and Lord Krishna. तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। गुरुवायूर का जो मंदिर है वो आपका दक्षिण भारत में द्वारका भी कहा जाता है, दक्षिण का द्वारका भी इसको कहा जाता है। इसके साथ साथ ही भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के युवा रूप को समर्पित है। ऐसा कंफ्यूज मत हो जाएगा कि केवल भगवान कृष्ण को समर्पित है, ये भगवान विष्णु को भी समर्पित है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है यह केरल के त्रिशूर जिले में एक छोटा शहर गुरुवायूर में स्थित है। तो इट लोकेटेड इन ए स्मॉल टाउन गुरुवायूर इन त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। बोथ
1 एंड 2। अब आप मुझे बताओगे कि गुरुवायूर हिस्ट्री में जो एक वहाँ पर आंदोलन हुआ, तो गुरुवायूर सत्याग्रह या मूवमेंट जो भी बोल लो, इस सत्याग्रह को लीड कौन कर रहा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईयर भी बताइए और ये भी बताइए कि कौन लीड कर रहा था गुरुवायूर सत्याग्रह को। और अगर आपने इसका नाम पहली बार सुना है कि गुरुवायूर में कोई सत्याग्रह हुआ था, तो आप जाकर के पढ़िए, ये आपकी ड्यूटी है और कमेंट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए। मैं उस दिन नाम भूल रहा था, तो कुछ लोग हैं जैसे पारुल सिंह करके कोई है, एक स्टूडेंट जो हमेशा जो है प्रॉपरली एक कमेंट करती हैं, तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप इतनी कॉन्शियस होकर कमेंट करती हैं। सक्सेस जरूर मिलेगी, झक मार के आएगी, ठीक है। तो सी ऑप्शन है, 2 दिवसीय दौरे पर गए प्रधानमंत्री जी वहां पर और गुरुवायूर के श्री कृष्ण मंदिर में पूरा पूजा अर्चना की। ये जो गुरुवायूर का मंदिर है, जिसे दक्षिण का द्वारका भी कहा जाता है, ये भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के युवा रूप को समर्पित है। केरल के त्रिशूर जिले में है और ये छोटा सा एक कस्बा है गुरुवायूर, वहां पर स्थित है। तो यहाँ पर 5000 वर्ष पुराना है ऐसा कहा जाता है। और जो यहाँ के देवता हैं भगवान कृष्ण या गुरुवायुपुरन जो है यहाँ के देवता हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, चंदका दंपारा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि खबरों में था, ये किस राज्य में स्थित है? तो चंदका दंपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज ऑफन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? तो चंदका दंपारा याद रख लेंगे, चंदका दंपारा कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, उड़ीसा में स्थित है। चलिए आइए तो देख लेते हैं कि कटक से हिरणों को स्थानांतरित करने के बाद उड़ीसा राज्य सरकार चंदका दंपारा वन्यजीव अभ्यारण्य में सांभर और बाइसन जो होता है उसको शामिल करने की योजना बना रही है, ठीक। तो बाइसन क्या होता है? बाइसन आप भैंसे को कह सकते हैं, जंगली भैंसा होता है, बाइसन बोला जाता है। और सांभर क्या है? सांभर एक हिरन की टाइप है, ठीक है। तो ये आपके स्थित है जहां पर, उस हिसाब से यहां पर जानवरों को रखा जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विंग्स इंडिया अवार्ड्स के संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग विंग्स इंडिया अवार्ड। पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि विंग्स इंडिया अवार्ड्स विमानन क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास और नवाचार का प्रदर्शन करने वालों के लिए उत्कृष्टता का मानक है, ठीक है। रुकिए, इस तरह से हो सकता है चीजें दिखती ना हो, चलिए मैं ऐसे कर दूंगा, ओके। चलिए मानक है, पहला मैंने पढ़ा कि विंग्स इंडिया अवार्ड इज द बेंचमार्क ऑफ एक्सीलेंस, थोड़ा तो घेरना जरूरी होता है, बेंचमार्क ऑफ एक्सीलेंस फॉर दोज डेमोन्स्ट्रेटिंग बेस्ट प्रैक्टिस एंड इनोवेशन इन द एविएशन सेक्टर। तो ये बिल्कुल सही है, विंग्स इंडिया अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। अभी एक न्यूज़ आपको मिलेगी जनवरी की कि विंग्स इंडिया @75 के लिए वो जो है, सॉरी @2047 के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वहाँ पर गए हुए थे साउथ में, और विंग्स इंडिया का उद्घाटन उन्होंने किया। फिर कार्यक्रम जो हो रहा है उसका विषय था कि अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना, भारतीय नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना। द थीम ऑफ द प्रोग्राम वॉज कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन द एज ऑफ अलाइव, सेटिंग द स्टेज फॉर इंडियन एविएशन, सिविल एविएशन 2047। यही मैं बता रहा था, यहीं पर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इसका उद्घाटन किया है, ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कि रिसेंटली मुंबई एयरपोर्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड द बेस्ट एयरपोर्ट फॉर द ईयर 2024। तो इसमें तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि मुंबई एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे 2024 के लिए पुरस्कृत किया गया है। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें 2 एयरपोर्ट एक साथ आते हैं, पहला है आई थिंक बेंगलुरु और उसके साथ में है दिल्ली एयरपोर्ट। तो केवल 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे, पहला और दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, तीसरा गलत है। तो ऑप्शन बी जो होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। हैदराबाद में आयोजित हुआ नागरिक उड्डयन क्षेत्र में विंग्स इंडिया अवार्ड के चौथे संस्करण, 4th एडिशन इसका हो रहा था, ईडी लिख रहा हूँ, ठीक है। बेंगलोर में और दिल्ली हवाई अड्डों ने संयुक्त रूप से 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का जो पुरस्कार जीत लिया है। फिर बाकी स्टेटमेंट 1 और 2 सही है बिल्कुल, उसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, बस विंग्स इंडिया के बारे में याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डैट। तो इसके संबंध में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर। चलिए स्टेटमेंट 1 पढ़ता हूँ कि इट इज़ एन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन क्रिएटेड बाय DRDO, यहीं गलती हो गया, एक बार और इस क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं, दैट इनेबल्स फिशरमैन एट सी टू ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी सिग्नल फ्रॉम देयर बोट्स। तो ये मैंने उस समय भी बताया था कि इसरो जो है उसके द्वारा
बनाया गया है, तो यह डीआरडीओ द्वारा बनाया गया एक स्वदेशी तकनीकी समाधान है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये इसरो द्वारा बनाया गया स्वदेशी तकनीकी समाधान है जो समुद्री मछुआरों को अपनी नावों से आपातकालीन संदेशों को प्रसारित करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, मुझे लगता है कि लास्ट टू लास्ट लेक्चर जो 18वां लेक्चर था हम लोग का, उसी में हम लोगों ने डैट को कवर किया था, विच इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर। दूसरा कह रहा है द इनिशियल वर्जन ऑफ डैट हैज़ बीन ऑपरेशनल सिंस 2012, मतलब दैट का प्रारंभिक संस्करण 2012 से परिचालन में है। ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि 2010 से डैट परिचालन में है। लास्ट कहता है कि दूसरी पीढ़ी के डैट को ब्लूटूथ इंटरफेस के माध्यम से मोबाइल फ़ोन से जोड़ा जा सकता है और संदेशों को फ़ोन पर एक ऐप के माध्यम से मूल भाषा में देखा जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट है, ये फैसिलिटी इसमें दी गई है कि जो भी डैट है आपका सेकंड जनरेशन का, उसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से और फिर ब्लूटूथ इंटरफेस के जरिए, एंड मैसेज जो है हम लोग देख सकते हैं ओरिजिनल लैंग्वेज में ऐप के थ्रू। ठीक, तो यहाँ पर केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट हो रही है, स्टेटमेंट ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। इसरो ने इसको समुद्र में मछुआरों को मछली पकड़ने वाली नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजने के लिए बेसिकली डैट के सामने लिख सकते हैं इमरजेंसी एसएमएस। ठीक है, चलिए बाकी प्रारंभिक संस्करण 2010 में आया, ये भी मैंने बताया कि समुद्री बचाव समन्वय केंद्र विच इज ऑल्सो कॉल्ड MRCC। ठीक है, मरीन रिलीफ, तो मरीन रेस्क्यू है। ठीक है, मरीन रेस्क्यू और कोऑर्डिनेशन सेंटर करके इसका नाम है, मरीन कोऑर्डिनेशन सेंटर इसका नाम है। ठीक है, तो ये फंसे मछुआरों को, जो भी संकट में फंसे हैं मछुआरों को बचाने के लिए खोज और बचाव अभियान की योजना बनाता है। 20,000 से अधिक डैट उपयोग में वर्तमान में है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि डैट SG यानी कि सेकंड जनरेशन को ब्लूटूथ इंटरफेस का उपयोग करके मोबाइल फ़ोन से जोड़ा जा सकता है और संदेशों को मूल भाषा में पढ़ा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं 385, केवल 15 प्रश्न और बचे हुए हैं। प्रश्न है कि हाल ही में समाचार में आए गुरुवायूर मंदिर से संबंधित जो है, तो ये प्रश्न कर चुके हैं तो दोबारा करने का कोई काम नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चंद का दमफारा, तो ये भी प्रश्न कर चुके हैं, करने का कोई काम नहीं है। फिर श्रेष्ठ योजना से संबंधित अगला प्रश्न आता है कि श्रेष्ठ योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बेस्ट प्लानिंग, तो बेस्ट प्लानिंग नहीं, एक्चुअली ये श्रेष्ठ योजना है। ठीक है, वो एक्चुअली इंग्लिश में कन्वर्ट होता है तो वो कुछ भी लिख देता है। चलिए देखते हैं पहला स्टेटमेंट इसका। पहला है स्टेटमेंट, आई थिंक मैं भी ये क्वेश्चन भी मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी देख लेते हैं कि इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति विच इज ऑल्सो कॉल्ड SC शेड्यूल्ड कास्ट समुदाय के मेधावी छात्रों के लिए सर्वोत्तम निजी आवासीय विद्यालयों तक पहुंच प्रदान करनी है। ठीक है, याद रखिएगा, सर्वोत्तम निजी आवासीय विद्यालयों तक पहुंच प्रदान करनी है। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड एक्सेस टू द बेस्ट प्राइवेट रेजिडेंशियल स्कूल फॉर द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, श्रेष्ठ स्कीम इसी के लिए है। दूसरा कहता है कि यह अनुसूचित जाति समुदायों के मेधावी छात्रों को कक्षा 9 से 12 के लिए निजी और गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान करेगा। इट विल प्रोवाइड स्कॉलरशिप, ये प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज टू स्टडी इन प्राइवेट एंड सरकारी संगठन गैर, अच्छा ठीक है, NGO रन रेजिडेंशियल स्कूल फॉर क्लासेस 9 to 12, मतलब NGO लिख दिया है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया है, बट उसको ऐसे समझो कि जो गैर सरकारी संगठन द्वारा संचालित आवासीय स्कूल है, कह भी सकते हैं। ठीक है, NGO स्कूल्स कह सकते हैं, तो उनको 9 से 12 के लिए पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करेगा। तो मुझे लगता है कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क भी कर लेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए C है इसका, एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे, एक बार पॉज करके एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, सेम वही चीज़ लिखी हुई है क्योंकि स्टेटमेंट्स काफ़ी बड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में समाचारों में देखा गया स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस निम्नलिखित में से किसको समर्पित है? तो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो है ये आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर को समर्पित एक मूर्ति है, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, और न्यूज़ में काफ़ी रही तो इसको भी मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। देख लेंगे कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा,
ठीक है, ये भी याद रखना है। 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, जिसको स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस बोला गया। 208 फीट ऊंचा है ये टोटल। 81 फुट की चौकी है। एक गैर धार्मिक स्मारक है जो कि आंध्र प्रदेश के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्मृति वनम में स्थित है। ठीक है, तो ये सारा डेटा है उसके बारे में एक बारी देख लेंगे। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि बी आर अम्बेडकर के जन्म से लेकर, ठीक है, उनकी शिक्षा से, मृत्यु से, ठीक है, ये जहाँ से चुनाव लड़े वहाँ से, ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। इनकी लिखी हुई बुक्स इंपॉर्टेंट हो चुकी है। ठीक है, इनके निकाले हुए पत्र इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। ये कब आईएनसी के अध्यक्ष बने ये इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो चुकी है। केवल ये ऐसा नहीं है कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में समाचारों में देखी गई शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन, जिसको ABCP कहा गया, ये कहाँ हुआ? ठीक है, तो क्या नाम है? एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस रिसेंटली सीन इन न्यूज़ हेल्ड। तो ये आपका न्यू दिल्ली में हुई। देखिए सिक्किम सबसे ऊपर दिया है क्योंकि सिक्किम थोड़ा सा बुद्धिस्ट प्लेस है अपने आप में, तो फंसाने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। इवन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पे दिया हुआ है, लेकिन करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। तो आंसर देख लेंगे एक बारी पॉज करके, ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या है कि भारत के उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में शांति के लिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भारत के उपराष्ट्रपति ने उद्घाटन किया है। ठीक है, जहां उद्घाटन कोई और करता है वो पॉइंट याद रखना है। 12वीं महासभा है एशियाई बौद्ध सम्मेलन की। ठीक है, और बाकी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। बहुत सारी कंट्रीज जो है इसमें आई हुई थी। कनात प्रणाली आपने सुना होगा जरूर। कनात सिस्टम काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। कह रहा है कि प्राचीन प्रकार की जल आपूर्ति प्रणाली है जो दुनिया के शुष्क क्षेत्रों में विकसित हुई और अभी भी उपयोग की जाती है। इंग्लिश में देख लेते हैं। इट इज़ एन एंशियंट टाइप ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम विच डेवलप्ड एंड इज स्टिल यूज इन ड्राई एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल सही है, कनात प्रणाली एक प्राचीन प्रणाली है, ठीक है, जो कि ड्राई एरियाज में अभी भी यूज की जाती है वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में। अगला कहता है कि कनात का उपयोग सदियों से उत्तरी अफ्रीका, नोट डाउन करिएगा, उत्तरी अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किया जाता है जहां पानी आपूर्ति सीमित है। कनात हैव बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज in arid and semi-arid part of North Africa, Middle East, Asia, where water supplies are limited। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कनात प्रणाली के बारे में एक्सप्लेनेशन सेम वही चीज़ दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। कह रहा है कि उत्तरी अफ्रीका में इसको फोगारा, ओमान में फलाज और एशिया के कुछ हिस्सों में करेज के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 391। मैं जान रहा हूं कि थोड़ा सा तेज हम लोग लेकर के चल रहे हैं क्योंकि लेक्चर कंप्लीट करना है और कम टाइम में कंप्लीट करना है, तभी जो है प्रॉपरली 8 बजे से आप लोग फ्री हो पाओगे। दिया हुआ है अगला प्रश्न कि पैरामाइरोथेसियम इंडिकम जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया निम्नलिखित में से क्या है? पैरामाइरोथेसियम इंडिकम, तो सेम चीज लिखा हुआ है, पैरामाइरोथेसियम इंडिकम सीन इन न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर करेक्ट है कि ये जो है ये कवक की एक प्रजाति है, पैरामाइरोथेसियम इंडिकम। ठीक है, याद रखेंगे कि एक टाइप का फंगस है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में केरल में ये कवक की नई प्रजाति जिसका नाम है आपका पैरामाइरोथेसियम इंडिकम, इसको खोजा है। और ये किस टाइप की प्रजाति है ये सब नहीं जानना है, बस ये जान जाइए कि ये पौधों की गंभीर बीमारियों के लिए जिम्मेदार है जो फसल, अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, बाकी सारी चीज़ें सही। अगला देख लेते हैं एमपी लैड। तो इसके बारे में भी न्यूज़ में आज मैंने कवर किया है, जो जनवरी की न्यूज़ आ रही है, कल जो है पब्लिश कर दी जाएगी इसको। ठीक है, अपलोड कर दिया हूं मैं। इसका उद्देश्य सांसदों को अपने मतदाताओं की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा कुछ विकासात्मक परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए धन प्रदान करना है। ठीक है, दूसरा है कि इस योजना के तहत जारी धनराशि गैर व्यपगत योग्य है, मतलब द फंड रिलीज अंडर दिस स्कीम आर नॉन लैप्सेबल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि ये लैप्स नहीं होगी। बिल्कुल सही है, दोनों पॉइंट सही है। तीसरा कहता है कि हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना जिसको MPLADS लैड्स के तहत धन प्रवाह को ट्रैक करने के लिए ई साक्षी एप्लीकेशन स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। तो बिल्कुल करेक्ट है, ई साक्षी एप्लीकेशन आपका इस समय जो है लॉन्च किया गया है। जो भी MP लैड्स के तहत पैसे दिए जाते हैं, लगभग 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, उसके तहत जो है इसको ट्रैक करने के लिए फंड को ये
आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो मिनिस्ट्री का नाम भी याद रखना है यहाँ पर, MP लेड जो प्रोग्राम है इसको याद रखना है, ठीक है। कब से स्टार्ट हुआ आप लोग बताइए, जनवरी की वो न्यूज़ आने से पहले आप बताइए कि MP लेड जो प्रोग्राम है, ठीक है, MP लेड जो प्रोग्राम है ये कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है, किस वर्ष से स्टार्ट हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर जो है ई साक्षी के बारे में दिया हुआ है कि MP लैट्स जो है उसमें मोबाइल एप्लीकेशन ई साक्षी को लॉन्च किया गया है और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री ने इसको वो किया है। इसमें भी एक्सप्लेनेशन में भी दिया है कब से स्टार्ट हुआ है, लेकिन मैंने उसको नहीं पढ़ा है, वो आप लोगों को बताना है। फिर आता है अगला प्रश्न इसमें कि नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल के संबंध में है। मिसाइल के बारे में या संबंध में निम्नलिखित कथन दिया हुआ है। क्या क्या कथन दिया हुआ है देख लेते हैं। कह रहा है कि यह एक नई पीढ़ी अत्याधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जिसको SAM कहते हैं, जिसे भारतीय वायुसेना के लिए उच्च गतिशीलता, कम रडार क्रॉस सेक्शन, तीव्र हवाई खतरों को खत्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इंग्लिश में क्या लिखता है? इट इज़ अ न्यू जनरेशन स्टेट ऑफ द आर्ट सरफेस टू एयर मिसाइल designed for the Indian Air Force to eliminate high maneuverability, low radar cross, fast air threats, ठीक है। तो आकाश NG मिसाइल के बारे में यहाँ पर यानी कि न्यू जनरेशन मिसाइल के बारे में ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है कि नई जनरेशन की जो मिसाइल है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है, इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाई गई है, एलिमिनेट करती है जो भी मैन्यूवरेबिलिटी है, लो रडार क्रॉस सेक्शन एरिया है और फास्ट एयर थ्रेट्स जो है वो खत्म करने के लिए बनाई गई है। दूसरा है कि इट्स वेट हैज़ बीन रिड्यूस टू इंक्रीज द रेंज ऑफ द रॉकेट एंड कैरी मोर मिसाइल। मतलब ठीक है, सही कह रहा है, ये भी पॉइंट सही है कि इसका जो वेट है उसको कम कर दिया गया है और जो मारक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए कह रहा है कि रॉकेट की रेंज क्षमता या मारक क्षमता अधिक करने के लिए और अधिक मिसाइल ले जाने के लिए इसका वजन को कम किया गया है। तो 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि DRDO ने उड़ीसा के तट पर दूर एकीकृत परीक्षण रेंज यानी कि ITR जो आपका इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर से नई पीढ़ी की जो मिसाइल है आकाश NG आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और इसके बारे में जितनी भी पॉइंट की जा रही है कि भारतीय वायुसेना के लिए उच्च पैतरेबाजी वाले कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले तीव्र हवाई खतरों को नष्ट करने के लिए एक नई पीढ़ी की अत्याधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी कि SAM मिसाइल है, ठीक है। कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले तीव्र हवाई खतरे को, यानी कि देखिए होता क्या है कि कुछ ऐसी भी उन्नत तकनीकें हैं जो कि रडार की पकड़ में कम आती हैं, ठीक है। तो ऐसी भी चीज़ों को ये नष्ट करने के लिए जो है सक्षम है। कह रहा है कि ये अधिकतम सीमा पहले जो है वो 30 किलोमीटर थी और 700 किलोमीटर वजन 700 किलोग्राम वजन था, अभी 350 किलोग्राम वजन कर दिया गया है, जिससे न केवल रेंज बढ़ती है बल्कि जो मिसाइल कैरिंग कैपेसिटी है यानी कि मिसाइल ढोने की क्षमता वो भी बढ़ जाती है। 394 क्वेश्चन पर देखते हैं कि 30 मीटर टेलीस्कोप यानी कि TMT के बारे में बात कर रहा है। क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्ट ऑफ द 30 मीटर टेलीस्कोप TMT प्रोजेक्ट। 30 मीटर टेलीस्कोप का कौन कौन हिस्सा है? तो ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें इंडिया है, कनाडा, अमेरिका, जापान और चाइना है। यानी कि अगर आप एशिया में देखोगे तो उसमें इंडिया आ जाएगा, ठीक है, जापान आ जाएगा और चाइना आ जाएगा, 3 कंट्री। यानी कि च्वांग मुइंग मुइंग ये दोनों लोग तो एक ही तरह से दिखते हैं, जापान वाले और टोक्यो और बीजिंग वाले लोग, शुइंग वांगफिंग और इंडिया एक अपना भारत देश आ गया। उधर जाओगे तो नॉर्थ अमेरिका में कनाडा आता है सबसे ऊपर और उसके नीचे आता है USA। तो ये कुल मिला के कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर 5 कंट्रीज़ आती हैं 30 मीटर टेलीस्कोप में, या TMT भी लिखता है। देख ले रहे हैं कि A ऑप्शन था इसका, 30 मीटर व्यास वाले प्राथमिक मिरर ऑप्टिकल और इंफ्रारेड टेलीस्कोप के रूप में इसकी कल्पना की गई है, जो गहन अंतरिक्ष में अवलोकन करने में सक्षम होगा और 5 देशों भारत, कनाडा, अमेरिका, जापान और चीन का संयुक्त उद्यम है। याद रखिएगा ये प्राथमिक मिरर ऑप्टिकल और इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, ठीक है। TMT जो है हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में 12 गुना बेहतर तरीके से वस्तुओं को समझने में सक्षम होगा। यानी कि हबल का भी क्या है, पिताजी है ये, बाप नहीं बोल सकता ना आप लोग के सामने। चलिए अगला प्रश्न आता है, हाल ही में खबरों में रहा के स्मार्ट ऐप निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंग्लिश में भी वही चीज लिखी हुई है कि के स्मार्ट ऐप विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो के स्मार्ट ऐप जो है आपका केरला के द्वारा, के स्मार्ट मतलब केरला स्मार्ट, ठीक है। तो केरला के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि केरल सरकार ने के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया है जो कि त्रिस्तरीय यानी कि 3 लेयर या टीयर जो भी बोलो,
स्थानीय स्वशासन, तो वहाँ पर टीयर ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। 3 टायर या 3 टियर जो भी बोलते हो, 3 टियर का स्थानीय स्वशासन संस्थानों की सभी सेवाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएगा। क्या करेगा? इंटीग्रेटेड सिंगल प्लेटफॉर्म पर लेकर के आएगा जो भी वहाँ का स्थानीय स्वशासन है उसको, ठीक है, त्रिस्तरीय स्थानीय स्वशासन को। के स्मार्ट का मतलब है केरल सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक बार इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। बाकी चीज़ें आपको समझ में आ गई है कि क्या करेगा? डिजिटलाइजेशन कर देगा जो भी आपके पंचायत स्तर पर चीज़ें चल रही हैं, सारे डेटा को वहाँ पर, ठीक है, जिससे चीज़ें आसान हो जाएंगी। 396 क्वेश्चन, केवल 4 प्रश्न और बचे हैं। काफ़ी एक्साइटेड आप लोग हो रहे होंगे। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन कंसीडर्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कहता है दोस्तों, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सही है। एस्टेब्लिश्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी 5 ईयर, सही है। अंडर आर्टिकल 280, सही है। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू डिफाइन द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो डिफाइन करने के लिए तो एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन हाँ है, सही बात है कि जो है फाइनेंस कमीशन के बहुत सारे काम हैं जिसमें से एक ये भी है, ठीक है। तो वही चीज़ हिंदी में लिखी है कि यह केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंध को परिभाषित करने के लिए, परिभाषित मतलब बंटवारा करने के लिए एक तरह से, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 साल में भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संविधान में इसका वर्णन है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो बिल्कुल सही है। जो आपका ये होती है फाइनेंस कमीशन, 16वीं आ रही है, अरविंद पनगड़िया जिसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो इसमें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष होता है और 4 क्या होते हैं? अन्य सदस्य होते हैं। तो अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स आर एसोसिएटेड या अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। फिर अगला कहता है कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को भारत सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष चुना है। तो बिल्कुल करेक्ट है कि फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग एंड प्रोफेसर एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैज़ बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सभी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि न्यूज़ में रहा है वित्त आयोग, सेम चीज़ एक्सप्लेनेशन में दी है, तो कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्थापना में कहा गया है कि 280(1) के अनुसार कि भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी से इसकी स्थापना की गई है, जो कि एक संवैधानिक निकाय है। चलिए अगला प्रश्न आता है एक्सपोसैट के बारे में। तो मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था जो कि कुछ तथ्य करके, एग्जामिनेशन फैक्ट्स करके, मैंने ऐसे क्विक फैक्ट्स करके एक बनाया था। तो उसमें भी एक्सपोसैट के बारे में विस्तृत बात किया हुआ है, देख लेते हैं। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट बोला जाता है, जो कि नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। दुनिया का दूसरा उपग्रह मिशन है जो एक्सरे पोलरीमेट्री माप के लिए समर्पित है। तो एक्सपोसैट तो पहली बात नासा के द्वारा तो लॉन्च नहीं किया गया, हमने इतना पढ़ा कि इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। आपको बताना है इसरो कब इस्टेब्लिश हुआ, हालांकि एक बार और पूछ चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता दो, रिवाइज हो जाएगा आप लोग का। तो एक्सपोसैट जो है इसरो के द्वारा लॉन्च हुआ। तो पहला स्टेटमेंट पूरी तरह गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह मिशन 5 साल की अवधि के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में संचालित होगा। तो बिल्कुल सही है। एक्सरे पोलरीमीटर जो है वो एक्सरेज की मदद से न्यूनतम एनर्जी को, मैंने बताया था कि कम एनर्जी क्षेत्रों में एक्सरे जो निकलती है उसका अध्ययन यहाँ पर ये करेगा एक्सपोसैट, पोलराइज्ड लाइट के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पर केवल दूसरा स्टेटमेंट ही करेक्ट होगा। आते हैं 398 क्वेश्चन पर। यही चीज़ है यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। अब आप बता दो किस PSLV से इसको सेंड किया गया था, हालांकि ये भी क्वेश्चन एक बार ही पूछ चुका हूँ। चलिए, भारत में बाघों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। कह रहा है भारत वैश्विक जंगली बाघों की 70% से अधिक आबादी का आवास है। बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें कम से कम 3167 बाघ है। तो ये भी सही है। टाइगर जो आपकी सेंसस हुई थी उसके अकॉर्डिंग तो मुझे सही लग रहा है कि इंडिया इज होम टू मोर देन 70% ऑफ द ग्लोबल वाइल्ड पॉपुलेशन विद एटलीस्ट 3167 टाइगर्स लेफ्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी में कि ये तो करेक्ट हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कि 9 बाघ अभयारण्यों को CATS से मान्यता प्राप्त है इस वर्ष 9 बाघ अभयारण्यों को CATS से मान्यता प्राप्त है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा कि 9 बाघ अभयारण्य नहीं इस बार शामिल हुए हैं, टोटल हुए हैं 6, ठीक है। 6 बाघ अभयारण्य जो है CATS के अंतर्गत में आए हैं, ठीक है, CATS के अंतर्गत में आए हैं। और तीसरा प्रश्न कहता है कि भारत की जंगली बाघों की आबादी सालाना 16% की दर से बढ़ रही है। तो ये गलत है, 16% की दर से नहीं बढ़ रही है। तो 2 स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गए। इस हिसाब से केवल पहला स्टेटमेंट जो है वो एग्जैक्टली करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बारी।
क्विक एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारत वैश्विक बाघ संरक्षण प्रयासों यानी कि जो भी टाइगर कंजर्वेशन प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन के जो भी एफर्ट्स किए जा रहे हैं उसमें प्रमुख स्थान रखता है। 70% से अधिक आबादी रखता है जंगली बाघों की और न्यूनतम संख्या 3167 3167 है। ठीक है, कह रहा है कि बाघ अनुमान के बाद ये सब छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर कहता है कि CATS की बात करें। CATS जो है आपके 6 बाघ अभ्यारण्यों को कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड में मान्यता प्राप्त हुई है, जो देश में कुल 23 मान्यता प्राप्त अभ्यारण्यों में योगदान करते हैं। ठीक है, तो इस साल 6 टोटल CATS में मान्यता प्राप्त हुई है, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। अगला कहता है कि भारत में जंगली बाघों की संख्या में प्रतिवर्ष 6% की सकारात्मक वृद्धि हुई है। इसके बावजूद जो है अवैध शिकार और इन आवास विखंडन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए NTCA जो है इन चुनौतियों से निपटने के लिए बाघों की बढ़ती आबादी के महत्वपूर्ण आवासों और गलियारों की सुरक्षा के लिए वन विभाग के साथ सहयोगात्मक प्रयास के रूप में सक्रिय रहा है। 399 प्रश्न देख लेते हैं। काफ़ी गंदी तरह से प्रश्न को लिखा गया है, लेकिन देख लेते हैं। तो प्रश्न भले गंदा है दोस्तों, लेकिन हम लोग छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, पटक पटक के तोड़ेंगे। आ जाओ। चलो, प्रश्न कहता है कि चंदका जंगल के शांत वातावरण में स्थित 337 हेक्टेयर में फैला हुआ एक उल्लेखनीय प्राणी उद्यान और वनस्पति उद्यान है। दोनों उद्यान है, प्राणी उद्यान भी है और वनस्पति उद्यान है, यानी कि बोटानिकल गार्डन भी है और जूलॉजिकल गार्डन भी है। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, इंग्लिश में दोबारा नहीं पढ़ूंगा। इस विशाल अभ्यारण्य में 134 एकड़ यानी कि 134 एकड़ की सुंदर कंजिया झील शामिल है। कौन सी झील शामिल है? तो कांजिया लेक है यहाँ पर 134 एकड़ में। भारत में अपनी तरह के पहले संस्थान के रूप में प्रतिष्ठित यह वन्यजीव अन्वेषण के लिए एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। वन्यजीव अन्वेषण के लिए मतलब क्या होता है? एक वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरेशन के लिए एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। पर्यटक सफारी की साहसिक यात्रा पर निकलते हैं, यानी कि यहाँ पे टूरिस्ट जो है वो सफारी एडवेंचर करते हैं, जहाँ वे वाहन में बंद रहते हैं, जबकि जानवर अपने प्राकृतिक आवास में घूमते रहते हैं। आपने देखा होगा कई बार लायन सफारी उफारी में शेर दौड़ा लेता है, आ करते हुए लोग चिल्लाते रहते हैं, औरतें लड़कियाँ कुछ खासकर, और ड्राइवर भी कभी कभी चिल्लाता रहता है कि बहन जी शांत हो जाइए, जबकि जानवर अपने प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र रूप से घूमते रहते। हो गया। इसके अतिरिक्त यह गहन अनुभव स्लॉथ भालू, जो स्लॉथ बियर होता है, उनके अबाधित प्राकृतिक परिवेश में देखने तक फैला हुआ है। मतलब ये एक्सपीरियंस एक्सटेंड टू ऑब्जर्विंग स्लॉथ बियर इन देयर अनडिस्टर्ब्ड नेचुरल एनवायरनमेंट प्रोवाइडिंग अ यूनिक एनरिचिंग एंड वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस, जो कि एक अद्वितीय समृद्ध वन्यजीव अनुभव प्रदान करते हैं। तो कह रहा है किसके बारे में बात कर रही है? ऐसा लग रहा है जैसे UPSC का रियल क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो उस वन का नाम है नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क। तो अगर इतना बड़ा क्वेश्चन UPPCS में आने लगे दोस्तों तो उसको छोड़ करके भाग जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो बस ये जानिए कि चंदका जंगल जो है वो आपका किसके बारे में बात कर रहा है? नंदन कानन प्राणी उद्यान के बारे में बात कर रहा है। ठीक, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये उड़ीसा में स्थित है, 1960 में स्थापित किया गया था, जनता के लिए 1979 या 79 में खोल दिया गया था, और 2009 में कुछ कुछ चीज़ें और लिखी हुई हैं, बस नाम जानिए कि नंदन कानन, जिसे स्वर्ग के बीच के बगीचे के रूप में जाना जाता है, चंदका जंगल के बीच में स्थित है, और यहाँ पर एक कंजिया झील भी स्थित है। ठीक है, और ये सुस्त भालू सफारी जिसको स्लॉथ बियर कहते हैं, उसको देखने के लिए एक अद्वितीय गंतव्य है। आखिरी प्रश्न है, ताली बजा करके स्वागत कर लीजिए। अब तो मैच भी देख लेंगे हम लोग, आधे घंटे का केवल लेक्चर बना है, 33 मिनट का लेक्चर है। देखते हैं NPA के संबंध में निम्नलिखित में से कुछ के विषय में विचार करना है। NPA क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में कुछ कुछ पॉइंट कह रहा है। देखिए NPA ये होता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब जब आप लोन जो है वो बढ़ता चला जाए, आप उसको भरना बंद कर दो तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाता है कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट है। कह रहा है कि 12 महीने या उससे कम समय तक शेष रहने वाले NPA को घटिया संपत्ति या सब स्टैंडर्ड एसेट्स कहते हैं या के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। NPAs आउटस्टैंडिंग फॉर 12 मंथ्स और लेस आर क्लासिफाइड एज सब स्टैंडर्ड एसेट्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि 12 महीने या उससे कम समय तक शेष रहने वाले NPA को घटिया संपत्ति या सब स्टैंडर्ड एसेट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दूसरा है कि 12 या अधिक महीनों के लिए NPA के रूप में वर्गीकृत संपत्तियां संदिग्ध या डाउटफुल एसेट को, बिल्कुल करेक्ट है कि एसेट्स क्लासिफाइड एज NPA फॉर 12 और मोर मंथ फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डाउटफुल एसेट्स। तो जो जैसा स्टेटमेंट है बिल्कुल डेफिनेशन टाइप का है, याद कर लीजिए। तीसरा कह रहा है हानि संपत्तियां वे होती हैं जिनमें हानि की पहचान की जाती है और ऋण पूरी तरह से माफ कर दिया जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऋण पूरी तरह से माफ करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं है। तो इस हिसाब से केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। एक बार एक्सप्लेनेशन मैं पढ़ दे रहा हूं
कह रहा है कि हानि परिसंपत्तियां पहचाने गए घाटे वाले ऋणों को दर्शाती है जहां कुछ अवशिष्ट मूल्य शेष रहता है जिन्हें पूर्ण बट्टे खाते में शामिल करने से बचा जाता है। ठीक है, तो हिंदी में काफ़ी लिखा हुआ है, एक बार आप इंग्लिश में भी ये वाला जो पॉइंट दिया हुआ है इसको नेट पर डाल करके क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। ये 500 क्वेश्चन में अब लास्ट 100 क्वेश्चन बचे हुए हैं। आज ही मैं टेक्निकल टीम को ये 100 क्वेश्चन की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आशा करता हूं कि जल्दी ही आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और उसके साथ साथ भारत का भी दिन शुभ हो। तो आशा करिएगा, होप करिए, प्रे करिए गॉड से कि इस बार जो T20 वर्ल्ड कप है वो हम ही लोग जीते। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ कि T20 वर्ल्ड कप के नाम पर एक बार और हिट लाइक ठोकते रहो यार, ठोको ताली। चलो ठीक है।